नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी 2 दिवसीय जापान यात्रा पर रवाना। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा होगी, जहां क्वाड, बुलेट ट्रेन, एआई पर दोनों देशों के बीच विस्तृत चर्चा, रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर फोकस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां पीएम मोदी के दौरे का मुख्य एजेंडा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच हो रही पीएम मोदी की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण समझी जा रही है। जापान और चीन की अपनी यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि जापान की मेरी यात्रा के दौरान हमारा मुख्य ध्यान हमारे विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर होगा। ये साझेदारी पिछले 11 वर्षों में निरंतर और महत्वपूर्ण प्रगति कर चुकी है। जापान की यात्रा में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होऊंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जापान और चीन की ये यात्राएं हमारे राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को और मजबूत करेंगी, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास को आगे बढ़ाने में सार्थक सहयोग स्थापित करेंगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है जापान और चीन का, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री किस तरीके से दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूत करते हैं, ये देखना इस समय बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी भरोसा जताया है और उत्सुकता भी जताई है कि मैं इन दौरों को लेकर उत्सुक हूं, और साथ ही साथ वहां के राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी वो उत्सुक हैं। तो इस दौरान शांति, सुरक्षा और विकास को लेकर क्या विस्तृत चर्चा होती है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, और इस अहम दौरे में भारत के लिए क्या कुछ वापस लेकर लौटते हैं प्रधानमंत्री, ये देखना दिलचस्प रहेगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे मुंबई। अमित शाह लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। मंत्री नियुक्ति को लेकर उठ रहे विवादों पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय मुंबई के दौरे पर हैं। ये दौरा आगामी बीएमसी चुनाव और तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। तो देखिए, गृहमंत्री अमित शाह का खास महाराष्ट्र का दौरा है, और इस दौरान वो आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर भी रणनीति बना सकते हैं, सौंप सकते हैं कार्यकर्ताओं को। तो देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है गृहमंत्री का ये दौरा। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह का ये दौरा कितना खास है और इसके क्या मायने हैं। अमित शाह लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे, तो पालक मंत्री नियुक्ति को लेकर उठ रहे विवादों पर चर्चा करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे मुंबई गृह मंत्री अमित शाह, जहां अमित शाह लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। सबसे पहले उनका जो कार्यक्रम है वो निर्धारित है, और इसी के साथ पालक मंत्री नियुक्ति को लेकर जो विवाद चल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही ठाकरे बंधुओं के बीच संभावित पुनर्मिलन को फिर से फोकस में लाएंगे। तो बीजेपी की चुनावी तैयारियों का अंतिम रूप भी वो देंगे। तो बीजेपी के चाणक्य का आज खास दौरा महाराष्ट्र का माना जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और विस्तृत चर्चा करेंगे। बीएमसी चुनाव के लिए भी उनका खास ये दौरा समझा जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास? जी, केंद्रीय गृह मंत्री का आज मुंबई दौरा है, जिसमें 29 और 30 तारीख का जो मुंबई 2 दिन का ये दौरा है। दौरे में पहली बार जो आज है वो लालबाग का दर्शन किया जाएगा। दर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, ऐसी बात की जा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए भी तैयारियों को लेकर भी बात की जाएगी। और वहीं महाराष्ट्र में 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पे पालक मंत्री की नियुक्ति को लेकर लगातार तीनों पक्षों में आपसी विवाद चल रहे हैं। इसको लेकर भी उनसे चर्चा की जाएगी। तो देखना है कि चर्चा में पालक मंत्री नासिक और रायगढ़
इस जिले में जो पालक मंत्री के जो पद को लेकर जो तीनों पक्षों में विवाद चल रहा था, क्या वो निपटारा हो सकता है? हालांकि और ठाकरे बंधु पर भी जो है चर्चा कर सकते हैं। वहीं मराठा आंदोलन पर भी इस पर कहीं न कहीं चर्चाएं हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि ठाकरे बंधुओं के बीच संभावित जो पुनर्मिलन है उसको फोकस में लाने का भी प्रयास होगा, क्या कुछ इस संबंध में जानकारी? जिस तरह से दोनों ठाकरे बंधु एक साथ हुए थे, एक साथ होने के बाद जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था, बीएसटी बेस्ट की जो चुनाव लड़ी थी, जिसमें करारी हार का सामना करना पड़ा, और वहीं एक बार फिर से जो गणपति को देखते हुए जो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे घर पे पहुंचे थे, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हैं कि आगामी चुनाव पे क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं, या आगामी चुनाव को देखते हुए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। उस पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी और इस पर चर्चाएं भी हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां विदेशी नागरिक होने के शक में गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है, जहां कई राज्यों में हिरासत में लेने की घटनाओं को लेकर याचिका दाखिल। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो बांग्ला भाषी मुस्लिमों को विदेशी नागरिक होने के शक में कई राज्यों में हिरासत में लेने की घटनाओं को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार समेत कई राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पुलिस किसी व्यक्ति को सिर्फ इस शक के आधार पर हिरासत में नहीं ले सकती कि वह विदेशी है। दरअसल पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड ने बंगाली प्रवासी श्रमिकों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने और बांग्लादेश वापस भेजे जाने के खिलाफ ये याचिका दाखिल की है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या कुछ ये पूरा मामला थोड़ा विस्तार से बताइए। चलिए, शायद विवेक से संपर्क टूट गया है, दोबारा से प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, आज इस पूरे मामले पर क्योंकि सुनवाई है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों से जवाब मांगा था कि आखिर किस तरीके से विदेशी नागरिक होने के शक में क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही थी और इसी को लेकर याचिका पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस दौरान पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार समेत कई राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तो चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल का। विवेक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में, क्या सुनवाई आज? हाँ बिल्कुल। जो एक विदेशी नागरिकों को बाहर भेजने के लिए कि अगर उनकी नागरिकता तय हो जाती है कि वो विदेशी हैं तो उनको विदेश भेजा जाए, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई। क्योंकि जो ये याचिका दाखिल की गई है वो सिर्फ जो याचिका दाखिल की गई है एनजीओ की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ शक के आधार पर, विदेशी नागरिक होने के शक के आधार पर उनको हिरासत में लिया जा रहा है और उनको विदेश भेजा जा रहा है। जबकि कई ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट की तरफ से या ट्रिब्यूनल की तरफ से उनको बाहर विदेश भेजने के लिए मंजूरी नहीं दी गई, बावजूद इसके उनको जबरदस्ती विदेश भेजा जा रहा है सिर्फ इस आधार पर कि वो विदेशी हैं। अब सवाल कोर्ट के सामने ये था कि जो जिन जिन राज्यों में ऐसे मामले हैं उन राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब मांगा था, मांग कर ये कहा था कि वो अपने यहाँ की स्थिति बताएं। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसकी तरफ से जो याचिका दाखिल की गई, उसमें ये कहा गया कि क्योंकि अगर काफी समय से वो किसी जगह पे रह रहे हैं और ट्रिब्यूनल में उनका मामला लंबित है, तो ऐसे में सिर्फ शक के आधार पर उनको डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता और उन्हें विदेश भेजने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक कि ट्रिब्यूनल से इसका फैसला नहीं आ जाता। वहीं कुछ ऐसे मामले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे पास कई ऐसे व्यक्ति हैं जो डिटेंशन सेंटर में तो पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी नागरिकता कंफर्म नहीं हो कि किन जगहों के हैं, जिसकी वजह से उनको हम वापस नहीं भेज पा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको उनका स्थायी पता नहीं पता है तो कम से कम आप उस देश की राजधानी में तो छोड़ ही सकते हैं, आप उनको वहां भेज सकते हैं। तो ऐसे ये जो तमाम चीजें हैं उन चीजों को केंद्र बिंदु रखते हुए याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन इस याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो बांग्ला भाषी हैं उनको विदेशी होने के आधार पर उनको विदेश भेजा जा रहा है, यानी कि उनके देश वापस भेजा जा रहा है, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। ऐसे में उसके ऊपर रोक लगाई जाए,
चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब देने के लिए कहा था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी जाएंगी उसके बाद ये तय होगा कि क्या इस एनजीओ की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करेगा और कोई आदेश पारित करेगा, क्योंकि ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है जिसमें अलग अलग राज्यों में, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो या फिर और किसी देश से आने वाले जो विदेशी हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए या उनको सुविधाएं दी जाए। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो कोर्ट के सामने लंबित है, इस पर विचार कर रही है कोर्ट। जी ठीक है, नजर बना के रखिएगा विवेक, आज किस तरीके से सुनवाई होती है इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां ओबीसी को लेकर ये बड़ी खबर है। 27% आरक्षण देने के लिए सभी दल एकजुट। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सभी दल एकजुट हुए हैं। जहां सीएम बोले हैं सर्वदलीय संकल्प पारित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, सपा, आप और वाम दल समेत सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एकमत हैं। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी की भावना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। विधानसभा में भी सभी दलों ने इस पर सहमति जताई थी। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जहां 22 सितंबर से रोजाना सुनवाई होगी। अदालत में अलग अलग वकील बहस कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि सभी वकील आपस में चर्चा कर एक मत रणनीति बनाएं और राज्य का पक्ष मजबूती से रखें। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, 27% आरक्षण देने के लिए जो दल एकजुट हुए हैं, क्या मुख्य मांग उनकी समझ में आ रही है और किस दिशा में चर्चा आगे बढ़ रही है इसको लेकर? देखिए उन्नति, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर काफी लंबे समय से ये मामला चल रहा है और ये लंबित था। वहीं कल जो सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई है और अब इस बैठक के बाद एक रास्ता निकलता हुआ नजर आया, जिसमें सभी दलों ने सहमति जताते हुए 27% आरक्षण के मंजूरी दे दी है। अब उन्नति, मैं बताना चाहूंगा कि 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई होनी है। वहीं इस बैठक में यह भी निर्धारित किया गया है कि सभी जो पार्टियां हैं, सभी के जो वकील हैं, एक मत होकर एक रणनीति बनाकर अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, क्योंकि जो 13% का जो आरक्षण के जो पद हैं, अभी भी वो ओबीसी के 13% जो पद हैं वो होल्ड में रखे हुए हैं और इसमें अगर कोई बड़ा निर्णय आ जाता है तो वो पद भी भरे जा सकते हैं, जिससे जो युवा है, जो जिसके पद की लहर होगी। उन्नति बिल्कुल। और अब देखिए किस तरीके से इसको लेकर, क्योंकि लगातार चर्चा भी हो रही है, तो क्या एक मत हो पाते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते झारखंड से आ रही बड़ी खबर का, जहां जो कि शिबू सोरेन से जुड़ी हुई ये खबर, जहां शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न की मांग। झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित, संकल्प प्रस्ताव को सदन में ध्वनि मत से मंजूरी दी गई है। झारखंड विधानसभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित करने की सिफारिश की है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प प्रस्ताव को सदन में ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। ये प्रस्ताव सत्ता पक्ष और सोरेन के प्रति सम्मान को दर्शाता है। प्रस्ताव पेश करते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन आदिवासियों, किसानों, मजदूरों और शोषितों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने झारखंड जैसे अलग राज्य के निर्माण के लिए अथक संघर्ष किया। बिरुआ ने सोरेन को केवल एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति बताया, जिनका योगदान सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में ऐतिहासिक महत्व रखता है। उन्होंने कहा है कि ऐसे महान नेता को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना ही
उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये ऐतिहासिक प्रस्ताव सामने आया जहां शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग हो रही है, क्या इस संबंध में जानकारी? और देखिए उन्नति, मैं बताऊं कि कल जो है कल विधानसभा का पूरक मानसून सत्र था, वो कल समाप्त हो गया। तो कल समाप्ति के जो दूसरी पाली जब शुरुआत हुई थी, मानसून सत्र की जब दूसरी पाली शुरुआत हुई, तो सदन जो है सदन में जो है शिबू सोरेन, जिनको दिसोम गुरु कहा जाता है, उनको जो है भारत रत्न देने की मांग जो है पटल पर, सदन के पटल पर रखा गया। मंत्री जो दीपक बिरुआ हैं, उन्होंने इस बात पर सदन पर रखा और उन्होंने कहा कि झारखंड के निर्माण में और झारखंड की भूमिका में शिबू सोरेन की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने त्याग, तप और बलिदान जो झारखंड के लिए किया है वो अभूतपूर्व है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है और इसलिए इसको जो है इनको भारत रत्न देने की मांग करते हैं। इसका जो है ध्वनि मत से सरकार में पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। खास करके प्रतिपक्ष की जो नेता है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि उनकी भूमिका जो है झारखंड के निर्माण में और खास करके झारखंड के सजने संवारने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको जो है भारत रत्न दिया जाए, भारत रत्न की हम लोग मांग रखते हैं। तो उन्होंने साथ साथ ये भी दोहराया कि जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो जो है, उनकी भी भूमिका को हम लोग कम कर नहीं आंक सकते हैं और इसलिए जो है जो केंद्र सरकार के पास जो भारत रत्न का जो प्रस्ताव जाए उसमें इनका भी नाम होना चाहिए। लेकिन ये जो देखा जाए, जो तमाम जो कल जितनी बातें समान में उठ कर आ रही थी कि सदन का जो पूरा जो विधानसभा सत्र में जितने भी सदन में प्रतिनिधि जुटे हुए थे, सभी लोगों ने इसका ध्वनि मत से पारित किया। खास करके राधाकृष्ण किशोर ने भी कहा, जो वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी आदिवासी समुदाय को जो है भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली है, इसलिए इनको इस ख्याल से भी इनको मिलनी चाहिए। यानी लब्बो लुभाव ये है कि पूरे ध्वनि मत से कल झारखंड विधानसभा में भारत रत्न शिबू सोरेन को, दिसोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग हुई। जी बिल्कुल, और देखिए क्योंकि ये ध्वनि मत से पारित हो गया है तो ये और बेहतर बात है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे, गाजीपुर से खबर सामने आ रही है जहां गंगा उफान पर है। जहां गाजीपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रहा है। गंगा की बाढ़ से जिले के 6 गांव पूरी तरह से मैरून हो चुके हैं, जबकि 5 तहसीलों में सैदपुर, सेवराई, जमानिया, सदर और मोहम्मदाबाद के 300 से अधिक गांव प्रभावित हैं। सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूब चुके हैं और धान, बाजरा से लेकर सब्जियों तक की फसलें बर्बाद हो गई हैं। एडीएम दिनेश कुमार ने गुरुवार की शाम 6:30 बजे बताया कि प्रयागराज में गंगा का जलस्तर स्थिर है और अगले 24 घंटे में गाजीपुर में भी स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने तटवर्ती इलाकों के लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि जिला प्रशासन हर स्तर पर मदद करेगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारा और भूसे की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उनका अपना गांव रेवतीपुर बाढ़ की चपेट में है और किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। प्रशासन फसल का आकलन कर रहा है और जल्द ही मुआवजा भी दिलाया जाएगा। और अब खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है जहां गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। जहां लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिले के कई गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। सिराथू तहसील के शहजादपुर और तसरौरा गांव, चायल के कटाइया, भकंदा, मल्हीपुर, मंझनपुर तहसील का पभोशा जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लगभग 500 बीघा फसल पानी में डूब गई है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से 11 गांव प्रभावित हो चुके हैं। मंझनपुर तहसील का
बढ़ारी गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। गांव की सड़क पर पानी भर जाने से दूसरे गांव से इसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हालात ये हो चुके हैं कि जिस सड़क पर कभी वाहन दौड़ते थे, अब वहां केवल नाव ही चल पा रही हैं। जिला प्रशासन ने गांव को जोड़ने के लिए नाव की व्यवस्था की है। ग्रामीण खाने पानी का सामान और जरूरतों की चीजें लाने ले जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। गांव के किसानों की कई बीघा फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत मवेशियों के चारे की हो रही है। अगर पानी का स्तर इसी तरह बढ़ा तो घर भी बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। तो देखिए, प्रशासन लगातार बाढ़ राहत केंद्र को सक्रिय कर दिया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि यमुना का जल स्तर लोगों के लिए चिंता का सबब बन रहा है। और कहा कहती 5 बीघा शकरकंद लग रही है, 2 बीघा मिर्चा सब डूब गया। अब इतना नुकसान, 4-5 लाख का नुकसान भा, क्यों नहीं आया पता, 1 रुपया नहीं दी, कहाँ से आए। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गंगा यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से गांव में पानी पहुंच रहा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है और किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। और ऐसे में प्रशासन ने सक्रिय कर दिया है टीम्स को, ताकि राहत बचाव का जो कार्य है और जो राहत सामग्री है वो ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इससे देखिए प्रभावित हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि जहां तक नज़र जाएगी वहां तक आपको जल स्तर देखने को मिलेगा, जो कि लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी की वजह से जो ग्रामीण लोग हैं वो वहां पर परेशान हो रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे उनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो लगातार उफान पर नदियां हैं, जहां यमुना और गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया जा रहा है। और इस बीच रुक करेंगे नवादा से। महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां अपना जनप्रतिनिधि कैसे चुना जाए इसके लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान होने ही वाला है और इसी बीच जनता का मिजाज और मूड का भी चुनाव हो रहा है। मतदाता विकास की मंशा रखने वाले उम्मीदवार को ही अपना जनप्रतिनिधि बनाने के मूड में दिख रहे हैं, साथ ही जनता के बीच रहने वाले उम्मीदवार को ही सिराखों पर बैठाने की तैयारी में लगे हुए हैं। नवादा विधानसभा क्षेत्र में अपनी उम्मीदवार को लेकर शिक्षाविद व समाजसेवी डॉक्टर अनुज सिंह के द्वारा लगातार मतदाताओं से मिलकर उनका विचार जानने का प्रयास किया जा रहा है। बीते नवादा नगर, छाय रोड, माल गोदाम, शिवनगर, पटेल नगर, नवीन नगर, शकुंतलम नगर सहित कई मोहल्लों में भ्रमण कर मतदाताओं से मिले। अपने समर्थकों के साथ नई रेलवे स्टेशन, माल गोदाम, छाय रोड वार्ड संख्या 9 से भ्रमण कार्य शुरू किया है, जहां स्थानीय लोगों में पप्पू महतो, किशन कुमार, चंदन कुमार, राहुल जी के साथ साथ सैकड़ों युवाओं के द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया है। और अब खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां जीएसटी चोरी का बड़ा मामला उजागर हुआ है। यूपी के कुशीनगर से ये खबर, जहां लोन के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे दवा व्यवसायी ने पैन कार्ड और आधार कार्ड का दुरुपयोग होने का आरोप लगाया है। पैन और आधार कार्ड का उपयोग करके एक स्क्रैप कंपनी रजिस्टर की गई। जानकारी तब हुई जब वे आईटीआर दाखिल करने पहुंचे। पता चला कि 450 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी फाइल करनी है। ये मामला कोतवाली पडरौना क्षेत्र के पडरौना में लाइफ लाइट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से फर्म चला रहे भक्त प्रकाश दुबे से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग कर 19 फरवरी 2025 को वीपी एंटरप्राइजेज नाम से एक कंपनी खोली गई। अगस्त महीने में जब भक्त प्रकाश अपनी आईटीआर फाइल करवाने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंचते हैं, तब उन्हें इसकी जानकारी होती है। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपा और कार्रवाई की मांग की। खबर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।